नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी, जो अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। इनसे बिहार के सियासी समीकरण और बढ़ती आपराधिक वारदातों पर बात करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल वन इंडिया। जी थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। जी सर, अभी जो बिहार में मौजूदा सियासी समीकरण है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये विचारधारा का मेल है या सिर्फ एक राजनीति? हाँ, राजनीति है, मेनली तो राजनीति ही है। थोड़ी बहुत उसमें विचारधारा का तड़का लगा हुआ है ना, ये आप कह सकते हैं। सियासत में विचारधारा का तड़का है। सभी पार्टियों पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो वाम दल हैं, वो अभी भी थोड़ा विचारधारा के प्रति मतलब आप कह सकते हैं समर्पित है, कमिटेड है, और एक उनकी आइडियोलॉजी होती है। आप उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक आइडियोलॉजी है। बीजेपी की भी एक आइडियोलॉजी है, भले ही वो सड़ी हुई आइडियोलॉजी क्यों ना हो। और बाकी जो पार्टियां हैं वो सेंटर वाली पार्टियां हैं, जदयू राजद टाइप की। ये लोग इधर से उधर होते रहते हैं, और यही अभी स्थिति है। 4 महीने बाद तो बिहार में चुनाव होंगे, और कई साल बाद मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा बदला बदला मौसम रहेगा बिहार का, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय संघर्ष रहेगा बिहार में। मतलब आप उसको कह सकते हैं ट्राइलेटरल कह सकते हैं, त्रिकोणीय संघर्ष। क्योंकि बहुत सारे चुनाव में, पिछले बहुत सारे चुनाव में 2 ही ध्रुव रहे, एक एनडीए और एक विरोधी, एनडीए के विरोधियों का ग्रुप। लेकिन इस बार जो जन स्वराज पार्टी का उदय हुआ है, जिसको मैं बिहार की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखता हूँ, एक बड़ा एक बदलाव आया है, तो उससे ये जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो गया है। नवंबर में जो चुनाव होगा वो त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि एनडीए तो सत्ताधारी पार्टी है, महागठबंधन मेन विपक्ष है, लेकिन एक तीसरी धुरी के रूप में जन स्वराज पार्टी का उदय हुआ है। जी सर, क्या लगता है कि अब बिहार में जातीय समीकरण से हट के विकास के मुद्दे पर वोटिंग होनी शुरू हुई? अब देखिए, मैं बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं करता है ना, क्योंकि मतलब बिहारियों की मानसिकता इतनी सड़ चुकी है, इतने सालों में इतनी सड़ा दी गई है कि आसानी से मतलब बिहारी लोग उससे निकले। और अब बिहारियों को क्या दोष देना है? मैंने तो पूरे हिंदुस्तान में चुनाव करवाए हैं, कमोबेश यही स्थिति आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। यही जात के नाम पर, धर्म के नाम पर वोटिंग होती है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं, जन स्वराज पार्टी ने एक बात तो अच्छी की है कि बिहार में जाति धर्म से हटा के एक राजनीति की है। अब तक उन्होंने पलायन को अपने मतलब विमर्श के केंद्र में रखा है। प्रशांत किशोर ने हर जगह वो कहते हैं कि आप लालू के बच्चों का चेहरा देख के नहीं वोट दीजिए, आप अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए। तो बिहार से जो पलायन इतनी बड़ी समस्या है, मोटा मोटी कहते हैं 3 करोड़ बिहारी जो है वो प्रवासी बिहारी हैं। तो कम से कम वो मुद्दा जो है एक मतलब नया मुद्दा उन्होंने उठाया है। जी क्योंकि सर, आप अपराध पर बेबाक अंदाज में बोलते रहते हैं और बाहुबलियों को भी लेकर आप बेबाकी से अपने बात रखा है, तो क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की एंट्री खतरा बन सकती है? एक खतरा बन चुकी है। अब इसको फ्यूचर टेंस में नहीं बात करें, नहीं, अभी भविष्य के 2025 विधानसभा चुनाव भविष्य में भी बनेगी। देखिए, बिहार में तो एक तरह की होड़ हो गई है अलग अलग पार्टियों में, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कि हम ज्यादा से ज्यादा, जिसको आप बाहुबली कह रहे हैं, बेसिकली वो खूंखार क्रिमिनल होते हैं। बाहुबली सब तो सुन के थोड़ा अच्छा लगता है कि बजरंग बली के भाई हैं, लेकिन बेसिकली ये लोग खूंखार क्रिमिनल है। और सभी पार्टियों में होड़ लग गई है कि हम ज्यादा बाहुबलियों को टिकट दे तो हम, और इसके लिए सबसे ज्यादा मैं आवाम को दोषी मानता हूँ, जनता को दोषी मानता हूँ। क्योंकि पार्टियां भी इसलिए बाहुबलियों को टिकट दे रही है क्योंकि उनके जीतने की उम्मीद ज्यादा रहती है। और बिहार की जो आम जनता है, आम जो बिहारी मतदाता है, उसकी मानसिकता इतनी मतलब सड़ चुकी है कि वो जाति धर्म के नाम पर गुंडे मवालियों को अपना हीरो बनाता है। मैंने बिहार में पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते। मैंने बिहार में पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते। पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते। तो इसमें कहाँ से बिहार सुधरेगा? एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी बिहार में बढ़ रही आपराधिक वारदात को आप किस तरह से देखते हैं? सिस्टम की नाकामी है, राजनीतिक से? नहीं, सब कुछ मिली जुली स्थिति है। पब्लिक सड़ गई है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सड़ गया है, मीडिया बिक चुका है, पुलिस भ्रष्ट हो गई है। और बिहार में तो भी बहुत खराब हालत है। जो हमारे मुख्यमंत्री है, पलटू राम के नाम से जो बदनाम है, मुन्नी उतना बदनाम नहीं थी जितना पलटू राम बदनाम हो गए हैं। और इनकी मतलब पूरी इसमें गलती है कि पलटू राम ने मतलब बिल्कुल खुद को माफिया के चरणों में सौंप दिया। ये तस्वीर दर्शक देख रहे हैं, तस्वीर में जो मुख्यमंत्री पलटू राम है बिल्कुल चपरासी की मुद्रा में खड़े हैं, और माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने खड़े हैं।
और आज की तारीख में बेउर जेल में अनंत सिंह बंद है। अनंत सिंह को सारी सुविधाएं मिली हुई है, मोबाइल की सुविधा है, अपने गिरोह का संचालन करता है। मैं बार बार मांग करता हूं कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, लेकिन कोई इस मांग पर विचार नहीं होता, क्योंकि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल है। अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में जाता है, मुख्यमंत्री से खैनी बनवा कर खाता है। अभी तो बिहार में पानी जो है वो सर से ऊपर गुजर रहा है। जी, तो क्या मौजूदा सरकार में पुलिसिंग और खुफिया तंत्र डीएक्टिवेट निष्क्रिय हो चुके हैं? एकदम ध्वस्त हो गया है। डीएक्टिवेट तो एक छोटा शब्द आप कह रहे हैं, हल्का शब्द कह रहे हैं। डीएक्टिवेट तो हल्का शब्द है, मतलब बिल्कुल ध्वस्त हो गया। पुलिसिंग रहा क्या? अब तो देखिए बिहार में ये स्थिति हो गई है कि सीनियर आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। इस साल देखिए 2 सीनियर आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दिया है। शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया, काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। शिवदीप लांडे ने इस्तीफा देके एक पार्टी बना ली है, काम्या मिश्रा इस्तीफा देके उड़ीसा चली गई। और मेरी जो सूचना है लगभग 1 दर्जन आईपीएस है तो अपना इस्तीफा पॉकेट में लेके अभी घूम रहा है। कि आईपीएस को स्वतंत्र तरीके से काम करने की छूट नहीं है। एकदम छूट नहीं है। एक तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, उदाहरण, मुझे मेरा प्रमोशन 10 साल तक रोक के रखा गया। उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट से केस जीत के प्रमोशन लिया, तब मुझे समय से पहले रिटायर कर दिया गया और कोई इल्जाम मुझ पर नहीं था, तो मुझे लोक हित में रिटायर किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट में रिटायर किया गया। मैं अभी भी केस लड़ रहा हूँ। तो एक तो मिसाल आपके सामने ही बैठा हुआ हूँ। क्या आपको अगर जिम्मेदारी दी जाए तो आप प्रमुख बदलाव क्या? प्रमुख बदलाव देखिए क्या है कि मैं इतने जिलों में एसपी रहा, मेरी यही रणनीति थी कि एसपी बनते ही जो जिला का सबसे बड़ा जो क्रिमिनल रहता था मैं उसको रगड़ देता, और उसके बाद छोटे मोटे होते थे खुद भाग जाते। तो वही बिहार में वही करना पड़ेगा कि जो टॉप 10 क्रिमिनल्स हैं, जो बड़े बड़े, उनको आप रगड़ दें, तो छोटे लोग खुद लाइफ पर आ जाए। अभी दिक्कत क्या हो रही है पुलिस की, कि पुलिस छुटवाइये क्रिमिनल के पीछे पड़ती है ना, और बड़े बड़े अपराधियों के सामने पुलिस हाथ जोड़ लेती है ना। मतलब गरीब के आगे सिंघम, अमीर के आगे चुंगम, ये पुलिस की स्थिति हो गई है। तो जब तक आप गरीब आदमी के आगे सिंघम बने रहेंगे और पावरफुल के आगे चुंगम बने रहेंगे, तब तक आपकी पुलिसिंग ऐसी ही रहेगी। तो अपराधियों पर लगाम लगाने की जो कार्रवाई होती है, तो क्या आपको लगता है उसमें राजनीतिक सक्रियता बढ़ जाती है और फिर जो काम होना चाहिए वो हस्तक्षेप हो जाता है? और बिल्कुल 200%। अभी देखिए मैं अनंत सिंह का उदाहरण देता हूँ। अनंत सिंह को बेउर जेल में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बिहार में किसी आईएएस आईपीएस की औकात नहीं है कि उसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल है, इसलिए वो फाइल बढ़ेगी भी। और देखिए पिछले साल 14 जून को अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया AK 47 मामले में। कायदा से क्या होना चाहिए था? कायदे से होना चाहिए था कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए हाईकोर्ट के खिलाफ, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए, इसकी कोई अपील नहीं की गई। तो ये तो हो ही रहा है। देखिए 2 साल पहले पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया, उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन हो गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में संधमारी कर रहा था, इसलिए आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाल दिया गया। तो जो राज सत्ता है पूरी तरह से खड़ी अपराधियों के साथ, हुकूमत की सरपरस्ती मिली हुई है माफिया को, इसको क्या होगा? सर, क्योंकि आपने बहुत करीबी स्तर से सियासत को भी देखा है और पुलिसिया कार्रवाई को देखा है, तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा जो हालात इसके बाद बिहार में सूरत बदल? अब उस उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है। मतलब समीकरण ऐसा कुछ दिख रहा है? अब देखिए मुझे तो लग रहा है कि इस बार नवंबर में पलटू का बढ़िया बिस्तर बन जाएगा। मैं तो इस उम्मीद में हूँ कि पलटू ने 20 साल में इतनी छाती पर मूंग डली है बिहार के, कि अब लोग उससे मतलब एक आप कह सकते हैं उकता गए हैं, ऊब गए हैं, और इस बार पब्लिक जो है वो थोड़ा बदलाव के मूड में नजर आ रही है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि 4 महीने बाद बिहार का निजाम बदलेगा, हुकूमत बदलेगी। अब देखिए कितनी मतलब उसमें उम्मीद पर मतदाता खड़ा हो सकते हैं। जन आंदोलन की जरूरत है। जन आंदोलन तो सबसे बड़ी चीज है। डॉक्टर लोहिया कहते थे, राम मनोहर लोहिया, ये जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है ना। तो जन आंदोलन तो सबसे बड़ी जरूरी है इस मोदी के राज में, जिनको मैं एक बहुत काला अध्याय मानता हूँ भारतीय जनतंत्र का। उसमें देखिए बड़े बड़े जन आंदोलन हुए, उसको मोदी को अवकाश बताई। किसान आंदोलन की जब चर्चा करें, मोदी ने गौतम अडानी के हुक्म पर 3 कृषि कानून बना दिए थे, पूरी गुंडागर्दी पर उतारू की सरकार, लेकिन देश के बहादुर किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली को घेर के रखा। सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे रहे, टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे रहे,
बच्चे बूढ़े सब लोग, उसमें लगभग 700 किसान शहीद हुए। आसमान से जब एकदम ठंड बरस रही थी तब ट्रैक्टर ट्रॉली में किसान सोए हुए थे। 700 किसान शहीद हुए। अंत मोदी जैसे अहंकारी प्रधानमंत्री को छिपा दिया गया और तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़े। या दूसरा बड़ा जन आंदोलन हुआ वो आप देखिए, सीए के मुद्दे पर, एनआरसी के मुद्दे पर। शाहीन बाग की औरतों ने एक शुरू किया, शाहीन बाग में एक मशाल जलाई और उसकी रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। जगह जगह आंदोलन होने लगा और एक तरह से वो जो एनआरसी और ये सब था वो मतलब आप कर सकते हैं ब्लैक इस पर चला गया, बॉर्डर पर, बैक बॉर्डर पर चला गया। अब थोड़ा खतराई में जो ये लोग बात कर रहे थे कि नेशनल रजिस्टर बनाएंगे सर्विलेंस का, ये सब बातें तो अभी ठंडी हो गई। और फिर राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसको भी एक तरह का आप जन आंदोलन मान सकते हैं। उससे बहुत ज्यादा फांसीवादियों को चुनौती दी। सर, आप अपनी बेबाकी से और सीएम से लेकर पीएम तक को रगड़ते रहते हैं, तो क्या आपको कोई सेटिंग वगैरह नहीं होती है? बीच में आपका एक बयान बहुत ही वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था अगर मेरी हत्या होती है तो उसके लिए हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात मैंने कहा नहीं, मैंने बाकायदा पटना, आपको बता रहा हूँ, पटना सीपीएम कोर्ट में मैंने इंफॉर्मेटिव पिटीशन दिया हुआ है। यदि मेरे साथ कुछ अप्रिय हो जाता है, क्या हो जाती है, तो इसके लिए परशुराम जिम्मेदार होंगे, अनंत जी जिम्मेदार होंगे। इन 2-3 लोगों के नाम है। तो यदि कुछ भी हो जाता है तो वो जो भी है इंफॉर्मेटिव पिटीशन मेरा सीपीएम के यहाँ दिया हुआ, वो इस समय सबूत के रूप में काम आएगा। उनके बड़े कॉल वगैरह क्या बहुत कोई दबाव इस तरह का कोई आता नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि लगातार मेरे खिलाफ साजिशें चल रही है और सीएम हाउस में बराबर परशुराम बैठक करते हैं माफिया लोगों के साथ और मुझे रास्ते से हटाने की बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास, जिन्होंने बताया कि बिहार में क्या कुछ सियासी समीकरण है और बढ़ते आपराधिक वारदात को किस तरह से लगाम लगाया जा सकता है। उम्मीद पर दुनिया टिकी है। इन्हें भी उम्मीद है कि बिहार का भी नजारा बदलेगा, यहाँ भी सुव्यवस्था होगी, कुव्यवस्था दूर होगी। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।